हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं ये अप्रैल 2021 इनसाइड करंट अफेयर मैगज़ीन। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखें और फिर इस पे आएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है, सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई है यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अगेंस्ट में ऑन डिवोर्स एंड एलिमोनी। आप जानते हैं इसके बारे में। एक पेटिशन जो है वो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट ब्लैटेंट अटेम्प्ट, जिससे कि होगा क्या, एक फंडामेंटल राइट जो है मुस्लिम वीमेंस का कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी, एक यूनिफॉर्म लॉ जो है अक्रॉस ऑल द फेस, इसके तहत मतलब ये उनसे छीना जा रहा है, ऐसी कोई पिटीशन जो है फाइल की गई है। अब इशू क्या है वो जानते हैं। एक पेटिशनर है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है कि उसकी बात सुनी जाए, बिना उसकी बात सुनी जाए ये डिसाइड करने से पहले कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ है डिवोर्स के लिए, मेंटेनेंस या फिर एलिमोनी के लिए जो भी रखी जाएगी मुस्लिम वीमेन के लिए, जैसे कि उसके बेटर ऑफ के लिए भी है। अभी लास्ट दिसंबर जब सुप्रीम कोर्ट एग्री हुआ था कि एग्जामाइन करेगा एडवोकेट ए के उपाध्याय की प्ली, जिसमें है क्या, एक सिंगल लॉ कवर है, सिंगल लॉ में ही कवर किया जा रहा है डिवोर्स को, मेंटेनेंस को, एलिमनी को, सारे के सारे रिलीजन की इन सब चीज़ों को एक ही लॉ में रखने की बात करी गई थी। जो मिस्टर उपाध्याय हैं उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो ये लॉ है ये गवर्न करेगा एक तरह का सेंट्रल रिलीजन्स के जैसे, जो कि डिस्क्रिमिनेट और मार्जिनलाइज करेगा विमेन को। अब जानते कि नीड क्या है हमें इस यूनिफॉर्म लॉ की। अभी जो एग्जिस्टिंग एनोमलीज़ हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम रिलीजन, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो राइट टू इक्वलिटी है, जो आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वॉलेट कर रहा है। और साथ ही साथ जो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है, उसको भी वॉलेट कर रहा है। वो भी किस बेसिस पे? रिलीजन, जेंडर और राइट टू डिग्निटी के तहत। इसलिए ज़रूरत है कि एक लॉ लाया जाए डिवोर्स पे, मेंटेनेंस पे और एलिमनी में, और ये सभी चीज़ें होनी चाहिए जेंडर न्यूट्रल एंड रिलीजन न्यूट्रल। अब जानते हैं स्टेटस क्या है पर्सनल लॉ का हमारे इंडिया में। जो पर्सनल लॉ है, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस, ये सभी एक कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं इनको बाय एंड लार्ज सेकुलराइज किया गया है और मॉडर्नाइज किया गया है स्टैचुटरी इनैक्टमेंट्स के द्वारा, जैसे कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो अभी भी प्राइमरली अनमॉडिफाइड और ट्रेडिशनल है उनके कंटेंट और अप्रोच में। एग्जाम्पल दिया गया है शरीयत लॉ ऑफ 1937। इन सब के अलावा जो क्रिश्चियन और ज्यूज़ हैं उनको भी गवर्न किया जा रहा है डिफरेंट पर्सनल लॉज के द्वारा। अब आते हैं आर्टिकल 142। जो आर्टिकल 142 है वो प्रोवाइड करता है एक तरह की यूनिक पावर सुप्रीम कोर्ट को, कि जिससे वो एक कंप्लीट जस्टिस जो है वो दे सकें बिटवीन पार्टीज़। कि इसमें कौन कौन आ सकता है, चाहे एक टाइम के लॉ की बात हो या फिर स्टेटस की बात हो, जो कि जिससे कि एक रेमेडी प्रोवाइड की जा सके। कोर्ट इस चीज़ को खुद से भी एक्सटेंड कर सकता है, जिससे कि एक जो डिस्प्यूट वाले जो मैटर हैं सभी चीज़ों को फिर उनको एक तरह से सॉल्व आउट किया जा सके। अब देखते हैं एलिमोनी के बारे में। सेक्शन 125 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, ये जो कि अप्लाई करता है सभी कम्युनिटीज़ को, जो कि वो ले डाउन कर सके अपने प्रोविजंस मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए। अगर वो अच्छा नहीं कमा रहे हैं और रीज़नेबल नहीं कमा रहे हैं जिससे कि वो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकें, और या फिर वो सफ़र कर रहे हैं किसी फिज़िकल या फिर मेंटल इनकेपेबिलिटी के थ्रू। इस सेक्शन के तहत अगर एक जो वाइफ है
जो डिवोर्सी नहीं है अपने हस्बैंड से, उसके पास भी राइट है कि वो मेंटेनेंस ले सके अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट है WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने अभी रिलीज़ करी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। अब जानते हैं इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स को। ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो गिर के 28वें स्थान पे आ गई है। 28 स्थान गिर चुकी है, जो कि अब है 156 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंक है 140। अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हमारा जो साउथ एशिया के परफॉर्मेंस में बहुत ही वर्स्ट है। इसमें जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये भी हमसे आगे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की देखें, इसमें क्या बताया गया है। इंडिया का जो एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडेक्स है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, साथ ही कितना करीब 13.5 परसेंटेज पॉइंट। अब इस इंडेक्स में एजुकेशन अटेनमेंट की बात की है, जहाँ पे इंडिया की रैंक 114 है। इंडिया की कंडीशन जो हेल्थ और सर्वाइवल की कंडीशन है वो भी बहुत ही वर्स्ट है, जिसमें इंक्लूड है सेक्स रेशियो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि अर्न इनकम कितनी है वीमेन की हमारे इंडिया में, वो केवल 1/5 है मेंस के अकॉर्डिंग। जिससे हो क्या रहा है, हमारी जो कंट्री है उसको बॉटम 10 ग्लोबली में आ रहा है। इंडिकेटर ऐसे गंदे से इंडिकेटर मिल रहे हैं हमारी कंट्री को। ग्लोबल सिनेरियो भी आप देख लेते हैं। 12वीं बार हो रहा है ऐसा कि जो आइसलैंड है उसको मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड का टाइटल मिला है। जो टॉप 10 मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्रीज़ हैं वो हैं फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि फेयर्ड हुआ है कि उन्हें अपनी कंडीशन जो है पिछले साल से, मतलब उनकी जो रैंकिंग है पिछले साल से थोड़ी सी कम हुई है। वो भी किसके मामले में, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मामले में। जो जेंडर गैप है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, वो अभी भी लार्जेस्ट है वीमेन रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ पे केवल 26.1 रिप्रेजेंटेशन ही है वीमेन का। करीब 35,500 पार्लियामेंट सीट्स हैं, जहाँ पे केवल 22.6% हैं। ओके जी, और करीब 3,400 मिनिस्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड। 81 कंट्रीज़ जहाँ पे कभी भी विमेन हेड ऑफ स्टेट नहीं रही है एज ऑफ जनवरी 2021। करीब 81 कंट्रीज़ ऐसी हैं। बांग्लादेश इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन हैं वो हेड ऑफ स्टेट पोजीशन होल्ड करती हैं दैन मैन। करीब 50 सालों से ऐसा चला आ रहा है। वो कंट्रीज़ जिनके पास लार्जेस्ट जेंडर गैप है इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, उनमें इंक्लूड है ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफ़गानिस्तान। अब जान लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 2006 में। ये एक बेंचमार्क है 156 कंट्रीज़ का, उनकी प्रोग्रेस पे कि कैसे वो जेंडर पैरिटी को इन 4 डोमेन्स में प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। और ये 4 डोमेन्स हैं क्या क्या, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और लास्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है UNFPA's पॉपुलेशन रिपोर्ट। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एक अपनी की जो एक फ्लैगशिप है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, जिसका टाइटल था माई बॉडी इज़ माई ओन, लॉन्च करी गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है उन्होंने किसी बॉडीली एटोनॉमी पे फोकस किया है। आप जानते हैं आखिर ये बॉडीली ऑटोनॉमी है क्या। जो रिपोर्ट है डिफ़ाइन करती है बॉडीली ऑटोनॉमी को एज अ पावर एंड एजेंसी, जिससे कि
कोई भी बॉडी मतलब कोई भी इंसान अपनी बॉडी पे चॉइसेस को बना सकता है बिना किसी डर के, ना किसी तरह का वॉयलेंस नहीं हुआ, किसी भी तरह का हमें किसी और से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई हमारे लिए डिसीजंस नहीं लेगा। हाइलाइट्स देख लेते हैं। करीब हाफ ऑफ वीमेन 57 डेवलपिंग कंट्रीज़ में से हाफ ऑफ वीमेन हैं जो खुद के लिए अपने डिसीज़न, उनके पास राइट टू मेक डिसीज़न नहीं है, चाहे फिर उनकी बॉडी का हो जिसमें उनका कॉन्ट्रासेप्शन भी आता है, हेल्थ केयर की ज़रूरत हो, या फिर उनकी सेक्सुअलिटी को भी लेकर भी उनके पास अपने राइट्स नहीं हैं। ये तो उन जगह का हाल है जहाँ पे डेटा हमें अवेलेबल है, उनमें से करीब 55% वीमेन ही हैं, वीमेन ऐसी हैं जो फुल्ली एम्पावर्ड हैं अपनी चॉइसेस को लेकर, चाहे वो उनका हेल्थ केयर हो, कॉन्ट्रासेप्शन हो, या फिर एबिलिटी हो उनकी सेक्स के लिए हाँ या ना कहने की। केवल 75% ऑफ कंट्रीज़ ही हैं जिन्होंने लीगली इंश्योर किया है फुल और इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन का। वीमेंस जो है पूरे वर्ल्ड में डिक्लाइन हो रही हैं अपने फंडामेंटल राइट ऑफ बॉडली ऑटोनॉमी को लेकर, वो भी खासकर कोविड-19 पेंडेमिक के तहत, जो कि और ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर रहा है, एग्जरबेट कर रहा है। अब आते हैं फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में क्या फैक्ट्स बताए गए हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंडिया में अगर हम NFHS4 2015 एंड 16 के इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो केवल 12% करंटली मैरिड वीमेन, मतलब वो वीमेन जिनकी एज 15 से 49 है और वो मैरिड हैं, वही इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले रही हैं खुद की हेल्थ केयर को। मतलब सिर्फ 12% वीमेन है, आप देख रहे हो, सिर्फ 12%। करीब क्वार्टर ऑफ वीमेन मतलब अराउंड 23% तक की वीमेंस को उनकी हेल्थ केयर के लिए उनके स्पाउस डिसीज़न लेते हैं उनके लिए। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वीमेन को लेकर उनकी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वो भी एक तरह से लिमिटेड ही है। अब हम देखें जो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की एक सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एजेंसी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्रिएट की गई थी 1969 में, और इसी सेम ईयर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो डिक्लेयर की गई थी। एक तरह से क्या पेरेंट है जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि जो डिटरमाइन कर पाएगी फ्रीली और रिस्पॉन्सिबली कि कौन से नंबर और स्पेसिंग दी जाएगी उनके चिल्ड्रन में। UNFPA's का जो मिशन है वो डिलीवर करेगा एक वर्ल्ड को जहाँ पे जो हर एक प्रेगनेंसी होगी वो वांटेड होगी, और हर एक जो चाइल्ड बर्थ है वो सेफ़ होगा, और हर एक जो यंग पर्सन है उसका पोटेंशियल भी फुलफिल्ड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया एक स्टडी है जो रिलीज़ करी गई है रिसेंटली बाय यूनिसेफ के द्वारा, और इसमें जेना डेविस इंस्टीट्यूट भी है जेंडर इन मीडिया पे। जो रिसर्च है ये मेज़र करता है करीब 1000 टेलीविज़न और यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट्स को जो कि एयर की जाती हैं अक्रॉस इंडिया इन 2019 में। जो एड्स है इनको एनालाइज करा गया है, और फिर जो भी चीज़ें हमारे पास मोस्टली रीच होती हैं उनको पूरा लेकर की फाइंडिंग्स क्या है इनको देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये सब जो चीज़ें हैं ये सुपीरियर है पूरे ग्लोबल बेंचमार्क्स में, कि जो गर्ल्स और जो वीमेन हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन तो दिया जा रहा है स्क्रीन पर, जो उनका स्पीकिंग टाइम है वो भी है, लेकिन जो इनका पोर्ट्रियल है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये फर्दर एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे वीमेंस को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो ज़्यादातर जो मेल के कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो ज़्यादातर मैरिड हैं मेल्स के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब कंपेयर किया जाएगा तो। और उनको ऐसा भी दिखाया जाता है कि वो बहुत ही कम पेड ऑक्यूपेशन में है, मोर लाइकली कि वो डिपेक्ट की गई हैं एक तरह से केयर टेकर और पेरेंट्स के जैसे। जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा भी दिखाया गया है कि ज़्यादातर वो सिर्फ काम ही करती रहती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि जो शॉपिंग है उसमें वीमेन को दिखाया गया है 4.1%, वही मेन को दिखाया गया है सिर्फ 2.3%। क्लीनिंग में वीमेंस को दिखाया गया 4.8%, वही मेन को सिर्फ 2.2%।
और फिर इसके अलावा चाहे वो खाना बनाना हो, खाने की शॉपिंग करनी हो, खाना प्रिपेयर करना हो, इन सब में विमेन को दिखाया गया है 5.4% तक और सिर्फ मेन को दिखाया गया है 3.9%। ये एक तरह से वापस से स्टीरियोटाइप को पैदा किया जा रहा है, बचपन से हमें दिखाया जा रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। एक कैरेक्टर की अगर हम बात करें जहाँ पे इंटेलिजेंस की बात आती है, तो यहाँ पर भी मेल कैरेक्टर जो है वो उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा स्मार्ट दिखाया जाता है देन फीमेल, और ये करीब 32.2% है, इतना दिखाया जाता है मेल को, और 26.2% दिखाया जाता है फीमेल्स को। करीब 2/3 ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं, करीब 66.9% हमारे इंडियन एड्स में, उनका स्किन टोन या तो लाइट है या फिर मीडियम लाइट स्किन टोन है। फीमेल कैरेक्टर्स को ज़ाहिर सी बात है बहुत ही पतला दिखाया जाता है, जो कि मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है भाई। अब इशू क्या है और कंसर्न क्या है ये भी जानने की ज़रूरत है। हालांकि हम देख रहे हैं कि फ़ीमेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे इंडियन एड्स में बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल जो उनका एक मार्जिनलाइज्ड है बाय कॉलरिज्म, हाइपरसेक्सुअलिज्म, और बिना किसी करियर या फिर एस्पिरेशन उनका घर के बाहर ऐसा कुछ है ही नहीं, इन सब चीज़ों को दिखाया जा रहा है। एक मिस रिप्रेजेंटेशन है और एक तरह का हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स जो है वो भी विमेन का दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में, जो कि एक तरह का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है विमेन पे और कुछ यंग गर्ल्स पे, कि आखिर की इस सोसाइटी में उनकी वैल्यू क्या है और सोसाइटी इनको देखती कैसे है। तो एक तरह से ये भी बहुत ही गंदा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब आप हमें जगह तो दे रहे हो लेकिन सही जगह नहीं दे रहे हो। आपने ग्लास सीलिंग का नाम सुना होगा ना, बस कुछ वैसा ही है। हमें आप दिखा भी रहे हो, पर दिखा भी ऐसे रहे हो कि हम कभी ग्रोथ ना कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। महाराष्ट्राज 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक विमेन ऑफिसर है महाराष्ट्र प्रिजन डिपार्टमेंट की, जिनको अभी डिसमिस कर दिया गया है उनकी सर्विस से। ये जानने के बाद मतलब एक इंक्वायरी हुई थी, उस इंक्वायरी में ये पता चला कि इन्होंने महाराष्ट्र सिविल सर्विस जो कि डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली है उसको वॉयलेट किया है, क्योंकि उनके पास मतलब उनके एक्चुअल में 2 नहीं 3 बच्चे हैं। ठीक है जी, चलिए ये बात उन्होंने अपनी अथॉरिटी से छिपाई थी। अब जानते हैं आखिर 2 चिल्ड्रन सर्विस रूल है क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल ऑफ 2005 है, वो डिफ़ाइन करती है कि स्मॉल फैमिली में वाइफ, हस्बैंड और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। ये स्टिपुलेट करता है कि एक पर्सन एलिजिबल नहीं होगा जॉब के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर उसके पास मतलब उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो भी 2005 के बाद अगर उसके 2 बच्चे हैं तो वो नहीं एलिजिबल होगा। उन्होंने जो ये रूल है, इस रूल में चाइल्ड को बताया गया है क्या, मतलब जो चाइल्ड है इस रूल में उसमें अडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड नहीं है। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो महाराष्ट्र है वो कुछ ही गिने चुने स्टेट्स में से आता है जहाँ पे 2 चिल्ड्रन पॉलिसी जो है लगाई गई है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इसके अलावा इलेक्शन के लिए भी लगाया गया है। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जैसे कि आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड और असम, यहाँ भी चीज़ें हैं ऐसी। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं, आज का 3 टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे मतलब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।